नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। केंद्र सरकार ने पेश किया सामाजिक आर्थिक ढांचे का दस्तावेज। गांव में 56% परिवारों के पास खुद की जमीन नहीं, ग्रामीण इलाकों को बेहतर बनाने की कवायद। एक देश एक नंबर की दिशा में बढ़ा कदम। आज से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पूरे भारत में लागू। शहर और सर्कल बदलने पर नहीं बदलना होगा नंबर। बिहार में 1400 से ज्यादा स्कूली शिक्षकों का इस्तीफा। हाईकोर्ट के आदेश पर 3.5 लाख डिग्रियों की जांच। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेने के आरोप। अमेरिका ने चीन रूस को क्षेत्रीय शांति के लिए बताया खतरा। पेंटागन की नई राष्ट्रीय सैन्य रणनीति में भारत से सुरक्षा संबंध मजबूत बनाने पर जोर। और ग्रीस की माली हालत पर आईएमएफ की रिपोर्ट। संकट से निकलने के लिए अगले 3 साल में 50 अरब यूरो की दरकार। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। आजादी के बाद पहली बार देश के ग्रामीण इलाकों के सामाजिक आर्थिक ताने-बाने को उजागर करने वाले आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक गांवों में 56% परिवारों के पास खुद की जमीन नहीं है। केंद्र सरकार का मानना है कि इन आंकड़ों से नीतियां बनाने और योजनाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। देश की कुल 24 करोड़ 39 लाख परिवारों में से 17 करोड़ 91 लाख परिवार गांव में रहते हैं। 2 करोड़ 37 लाख परिवार एक कमरे के कच्चे मकानों में गुजर बसर को मजबूर हैं। इसके अलावा 4 करोड़ 21 लाख परिवार ऐसे हैं जिनमें रह रहे 25 साल से ज्यादा उम्र के सदस्यों को कभी कोई शिक्षा नहीं मिल सकी। ये तथ्य बीते 8 दशक में पहली बार जारी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में निकलकर सामने आए। Very important input for all policy makers, both in the central government and the state governments. And I'm sure with the enormity of schemes and their reaches that all governments have, this document will form a basis of helping us to target groups for support. सामाजिक आर्थिक और जातिगत आधार पर जनगणना की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मई 2010 में लोकसभा में की थी। फिलहाल सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश नहीं किए हैं। जातिगत आधार पर जनगणना सबसे पहले 1932 में की गई थी। देश के सभी 640 जिलों में जनगणना सर्वे के जरिए ग्रामीण इलाकों से जुड़ी कई जानकारियां जमा की गई। देश के सिर्फ 4.6% ग्रामीण परिवार आयकर देते हैं, जबकि वेतनभोगी ग्रामीण परिवारों की संख्या 10% है। ग्रामीण भारत में 30% से ज्यादा परिवारों की आमदनी का जरिया खेती है, जबकि 50% से ज्यादा परिवार दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं। 56% ग्रामीण जनसंख्या के पास अपनी जमीन नहीं है। करीब 69 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिला हैं। इनमें से सिर्फ 16 लाख परिवारों में महिला मुखिया हर महीने 10,000 रुपये कमाने में सक्षम है। बाकी परिवारों में महिलाएं इससे भी कम आय में गुजर बसर कर रही हैं। My team is endeavoring to assign a unique number of each to every household by linking NPR TIN/Aadhaar, electoral rolls number, etc. The data must be connected. Development program data serves need to connect, talk and add value to each other. सरकार मानती है कि इन आंकड़ों से बेहतर नीति बनाने और सरकारी योजनाओं का ज्यादा फायदा वंचित तबकों तक पहुंचाना मुमकिन होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी की हालत सुधारने में भी मदद मिलेगी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इन आंकड़ों के सहारे समझने की कोशिश करेंगे भारत की तस्वीर और किस तरह की चिंता सामने आती है इन आंकड़ों को देखने और समझने के बाद। और हमारे साथ हैं खास मेहमान सुरेंद्र सिंह जोतका, जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जब इन आंकड़ों को देखा जाए तो कई सारे तथ्य सामने आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य जो दिखता है जोतका साहब, वो आपकी नज़र में क्या है? ऐसा कुछ चौंकाने वाला लगा नहीं मेरे को, बिकॉज दीज आर थिंग्स हमें पहले से मालूम है, जो गांव की स्टडी करते रहते हैं
जैसे लैंडलेसनेस है, वो हमें मालूम है कि 50% से ज़्यादा जो लोग हैं, परिवार हैं, वो काफ़ी अरसे से लैंडलेस रहे हैं। ये कोई नया आंकड़ा नहीं है, उसका मालूम है। जो ग्राउंड लेवल पे स्टडीज़ करते हैं उनको ये सब चीज़ें मालूम है। लेकिन इस सिस्टमेटिक तरीके से ये डेटा आना बहुत यूजफुल रहेगा जी। और इसके साथ हम फिर रीजनल पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कम्युनिटी वाइज जो डिफरेंसेस है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक अकेले गांव की बात करने से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। गांव में बहुत अमीर लोग भी होते हैं, काफ़ी सारे लोग गरीब हैं। अगर 56% लैंडलेस हैं और गाँव को आप सिर्फ खेती के साथ जोड़ते हैं तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जो भी पॉलिसी अगर आप सिर्फ खेती को रख के सामने बनाएंगे तो आप वो 20-25% घर जो उनके पास वायबल होल्डिंग्स हैं उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। बाकी 70% लोग जिनके आमदन के जरिए अलग अलग होते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, साथ में थोड़ी खेती करते हैं, साथ में कुछ जाके शहर में काम करते हैं या गांव में कुछ धंधा और बना रखा है। तो ये गांव की जो पिक्चर सामने आएगी एक सिस्टमेटिक तरीके से, आई थिंक वो एक अपने आप में बहुत वैल्यूएबल चीज है। लेकिन क्योंकि डेटा हमारे पास ये आइसोलेटेड छोटे छोटे स्टडीज का तो है। जी जी। हाँ जी। अगर मैं कहूं कि इन्हीं आंकड़ों के से जो बात मेरे जहन में आती है कि 9.16 करोड़ यानी करीब 51.14% लोग, टोटल जो परिवार है उसका 51% लोग दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो तमाम योजनाएं उस वर्ग के लिए चलाई गई थी वो पूरी तरीके से मैं कहूं कि असफल रही हैं? वो पहले से है, ये कोई नई चीज नहीं है, असफल नहीं रही है। लेकिन हमारा जो गांव है बहुत बदल रहा है। अभी जो आज के दिन में जो गांव की टोटल इनकम है उसमें से 60%, आधे से ज्यादा जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल सोर्सेज से आता है। ये हमारी एक धारणाएं बनी हुई हैं, उन धारणाओं के चक्कर में हम ये सोचते हैं कि ऐसा होगा गाँव में। लेकिन जो लोग गाँव की स्टडी करते हैं उनको मालूम है कि बहुत सारे लोग खेती बाड़ी में काम नहीं करते। पहले अगर खेतीबाड़ी में मजदूरी भी करते थे, अब खेतीबाड़ी में मजदूरी नहीं मिलती तो अलग अलग तरह की मजदूरी करते हैं। पहले जो लोग थोड़ी खेतीबाड़ी में मजदूरी करते तो उसको भी हम खेती से साथ जोड़ के देखते थे। तो ये लैंडलेसनेस तो नेचुरल है, इसमें कोई नई चीज नहीं है और वो बढ़ेगी नेचुरली, पहले से थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि जमीनें बिकी हैं और जो है कुछ लोगों के पास जमीन जो है इतनी छोटी है कि वो अपने आप में कुछ मायना नहीं रखता। जिसके पास 2 एकड़ जमीन हो उसका कोई फायदा नहीं है, वो कोई अपनी जिंदगी नहीं चला सकता, तो नेचुरली उसको मजदूरी भी करनी पड़ती है और पॉपुलेशन भी बड़ी है, वो सब चीजें हैं। तो इस करके ये जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास एक सिस्टमेटिक डेटा आया है, तो उसमें अलग अलग रीजन्स का हमें पैटर्न पता लगेंगे। और ये जो गैप बिना जमीन वाले हैं ये कौन लोग हैं, इनमें सबसे ज्यादा आबादी होगी उन लोगों की जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं। शेड्यूल्ड कास्ट के अलावा हमारे यहाँ जो ओबीसी कैटेगरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बना दी गई है, उससे काफी कंफ्यूजन पैदा हुआ है। ये जो सारे लैंडेड हैं वो भी ओबीसीज हैं, और लेकिन काफी सारा ओबीसी का तबका है जो बिल्कुल लैंडलेस है। मेरी अपनी स्टडी शो करती है अगर शेड्यूल्ड कास्ट देखे जाए हरियाणा में 90-95% के लगभग लैंडलेस हैं, और जो लोअर ओबीसीज हैं जो पुराने जिनको बैकवर्ड कास्ट बोलते थे उनका अगर तबका देखा जाए वहां पे भी मोर और लेस आंकड़ा उतना ही है, वो 1% 2% शेड्यूल्ड कास्ट से कम होगा। तो जो दो बड़ी चिंताएं सरकार के एजेंडे पर रही है, लेवल एक जैसा ही है। बिना घर वालों को घर देने का जो 2022 तक का उनका मकसद है या फिर जो योजना है, किस तरीके का चैलेंज दिखता है इन आंकड़ों के लिहाज? तो ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं दिखता। नहीं, आपको पहले पता तो लगे ना समस्या क्या है। संभव तो तभी होगा, पहले समस्या का ही पता नहीं है हमें, कितने लोगों के पास ठीक रहने का घर है, किन इलाकों में रहने है। कुछ इलाकों में कोई समस्या होगी नहीं। आप इधर जाइए हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इवन हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, या जो कुछ साउथ के भी इलाके हैं वहां पे ये समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिहार में जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, तो इससे हमें पता लगेगा टारगेट कहां करना है। अब जब तक पता ही नहीं है तो आप टारगेट क्या करेंगे? आप मालूम ही नहीं है कितने लोगों के पास घर नहीं है, आप घर कैसे दिला देंगे सबको? आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास अब एक सामने पिक्चर निकल के आई है और रिसोर्सेज मोबिलाइज किए जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कोई लोगों को आलीशान कमरे नहीं चाहिए, एक पक्का छत मिल जाए तो उससे ये कि बारिश जब होती है, आंधी होती है, तो उनका घर बना रह जाए। एक छोटा छोटा सा करके एक जो बेसिक सेटलमेंट यूनिट है वो सरकार की एक अपने आप ये करें कि बेहतर तरीके से सरकार के लिए दिया जाए, उन स्कीम्स को डेवलप कर पाएगी, इंप्लीमेंट कर सकती है कि उन्हें पता है कि उनका जो टारगेट है कौन से लोग हैं जिनको जिस योजना का लाभ चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो टारगेट करना बहुत जरूरी है। आप किसको चाहिए? अब गांव में कोई स्कीम जाती है, सबसे पहले जो सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वही पैसा ले जाते हैं। अब वो उन तक पहुंचते नहीं जिनके लिए बनाई गई है। अगर आप बनाएं सिर्फ टारगेट करके, ये नहीं कि आप उल्टा जैसे पुराना
वो इंदिरा गांधी हाउसिंग स्कीम बना दीजिए, शहर से बाहर निकाल दीजिए जो आपके दलित हैं या जो ओबीसी हैं। आपको उनको गांव में रह के आप इस तरह से कीजिए, उनको साथ लेके एक जो है वो अपने उनको इस तरह का कीजिए कि वो घर बना सके अपना। हर कोई चाहता है अगर उसके पास में पैसा आएगा पहली बात करेंगे कि वो अपना घर बनाएंगे। ये नहीं है कि वो एक आदमी को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, गरीब को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। तो सरकार को उस तरह से स्कीम बनानी पड़ेगी जिससे ब्यूरोक्रेटाइजेशन भी ना हो, उनको साथ लेके पार्टिसिपेटरी तरीके से उनको ट्रस्ट करके, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको ट्रस्ट करके, उनको बीच में इन्वॉल्व करके, और उस तरह से अगर बनाया जाए। लेकिन टारगेट करना बहुत जरूरी है। अगर एकदम से गांव को सबको दे देंगे तो सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोग ले जाएंगे सारा पैसा और गरीब के पास पहुंचेगा नहीं। जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, इस मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। और ब्रेक के उस पार दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें होंगी, रहिएगा हमारे साथ। India's first socio-economic census, identifying targets to enhance policy planning. What does it portend? How can it be used? And why has the caste census not been released? Watch The Big Picture at 9:30 p.m. on Rajya Sabha Television. देश भर में आज से MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधाएं शुरू हो गई हैं। सरकार ने मोबाइल कंपनियों को ग्राहकों के लिए देशव्यापी MNP सुविधा देने के लिए 3 जुलाई की समय सीमा तय की थी। MNP के साथ ग्राहक देश भर के किसी भी राज्य या शहर में अपने पुराने नंबर के साथ स्थानांतरण कर सकते हैं या अपनी पसंद के किसी भी कंपनी की सेवाएं ले सकते हैं। मोबाइल की दुनिया की तस्वीर अब बदलने को तैयार है। आपको सिर्फ इसलिए किसी कंपनी के कनेक्शन को नहीं ढूंढना होगा क्योंकि आपका नंबर काफी पुराना है। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पोर्ट टाइप करें, स्पेस देकर अपना मोबाइल नंबर लिखें और 1900 पर भेज दें। इसके बाद आपके मोबाइल पर 8 अंकों का कोड आ जाएगा। यूनिक कोड को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कंपनी के आउटलेट पर जमा करा दें। इसके बाद आपको नई सिम मिल जाएगी और बिना मोबाइल नंबर बदले आपकी पसंद के सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क आपके मोबाइल पर दिखने लगेगा। आज से आपका नंबर, आप उसके ओनर हैं, आप जहां भी जाएं वो आपके साथ जाएगा। इस सुविधा के लिए 19 रुपए का शुल्क देना होगा। पुरानी कंपनी का बकाया भी भुगतान करना होगा। नंबर पोर्टेबिलिटी लागू होते ही मोबाइल कंपनियों में सुविधाएं देने की होड़ लग गई है। एयरटेल ने पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया पूरी होने तक निःशुल्क रोमिंग की सुविधा देने की घोषणा की है। सरकारी कंपनी BSNL ने भी मुफ्त रोमिंग सुविधा का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि अब कंपनियों पर दबाव रहेगा कि वे बेहतर सुविधाएं प्रदान करें और कॉल ड्रॉप जैसी परेशान करने वाली चीजों पर रोक लगाएं। बिल्कुल होंगे, क्योंकि अब जैसे हमें कभी बाहर जाना होता है तो हमें उसके लिए रोमिंग चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। तो एक तो ये रोमिंग का नहीं लगेगा और दूसरा ये है कि नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो ये है कि नंबर हमारा वही रहेगा जो हम यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली अच्छा है जी। अगर किसी ने कहीं शिफ्ट करना है दूसरी जगह, अलग सिटी में, अब लोग बाहर से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं तो बेनिफिट होता है मैम उनका। वो चाहते हैं कि हमारा सेम नंबर हम यूज़ कर सकें। अब कई लोग काम की तलाश में दिल्ली में आते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। वो चाहते हैं कि हमारा सेम नंबर यहाँ पे हो, तो ये उनके लिए ईजी हो जाएगा, वो नंबर सेम रख पाएंगे। देश में अभी सर्किल के अंदर ही नंबर पोर्टेबिलिटी लागू है, लेकिन प्रचार के अभाव में ये सेवा सफल नहीं हो सकी। अब देश भर में ये सेवा शुरू होने के बाद कंपनियां खुद को रोमिंग फ्री बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे उनका ग्राहक देश भर में कहीं भी जीरो लगाए बिना सीधे फोन कर सके। नंबर पोर्टेबिलिटी लागू होना बेशक एक बड़ा कदम है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देश में कॉल ड्रॉप के मामले 5 गुना बढ़े हैं, वहीं नेट न्यूट्रलिटी पर भी देशव्यापी विरोध पनप रहा है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 1999 में कंधार में भारतीय विमान अपहरण मामले में तत्कालीन NDA सरकार ने अनेक गलतियां की। पार्टी ने यह प्रतिक्रिया रॉ के पूर्व प्रमुख AS दुलत के बयान के बाद जाहिर की। दुलत ने अपनी किताब में भी इस बारे में विस्तार से ब्यौरा दिया है। पूर्व रॉ प्रमुख AS दुलत ने अपनी किताब
कश्मीर द वाजपेयी एयर्स में कहा है कि कंधार विमान के अपहरणकर्ताओं से निपटने में सरकार ने कई कूटनीतिक गलतियां की। दुलत ने यह भी कहा कि 2002 के गुजरात दंगों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नाराजगी जताई थी और इसे एक गलती करार दिया था। फैसले लेने में कोई कमजोरी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अटल जी के पास गया था फेयरवेल कॉल करने, तो वो बड़े रिलैक्स्ड मूड में थे। तो मैंने कहा सर ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा इनको खुद नहीं मालूम क्या हो गया, मतलब कांग्रेस को नहीं मालूम कि ये कैसे जीत गए। तो उस दौरान बातों में फिर उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि शायद गुजरात में हमारे से गलती हुई। सो ऑब्वियसली वो चीज़ उनके जहन में थी। 1999 में आतंकवादियों ने नेपाल से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण कर लिया था। विमान को ईंधन भरने के लिए कुछ घंटों तक अमृतसर में उतारा गया, लेकिन बाद में आतंकवादी इसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए। लेकिन दुलत के इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े बातें कहते हैं, लेकिन जब भी वो सरकार में रहे तो उन्होंने देश की सुरक्षा, देश का अखंडता के साथ समझौता की है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जिस प्रकार से IC-814 का पूरा प्रकरण था, बहुत गंभीर, चिंताजनक और कठिन निर्णय था। वो सारी पार्टियों से सहमति हुई थी, बातचीत हुई थी, और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता था कि वो लोगों को भड़का रहे हैं ताकि एक दबाव बने सरकार पे कि किसी को छोड़ के उन लोगों को बचाया जाए। दुलत ने यह भी कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2002 के गुजरात दंगों से नाराज थे और उन्होंने इसे एक गलती करार दिया था। कांग्रेस ने इस मामले पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ललित मोदी विवाद के मामले में केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति क्या हो, इसे लेकर कांग्रेस के भीतर विरोधाभास नजर आता है। कांग्रेस ने जहां मानसून सत्र के दौरान सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग को संसद में जोर शोर से उठाने का फैसला किया है, वहीं पार्टी के ही वरिष्ठ नेता हंसराज भारद्वाज ने इस रणनीति को गलत बताया। कांग्रेस ने ललित मोदी को मदद पहुंचाने के आरोपों में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पार्टी इन दोनों नेताओं का इस्तीफा मांग रही है। पार्टी ने इस्तीफा नहीं होने पर संसद की कार्यवाही बाधित करने की भी चेतावनी दी है। हमारी जिद तो कार्यवाही की है। जिस केंद्रीय मंत्री ने नियम और कानूनों का उल्लंघन किया है, क्या उसको हक है मंत्री रहने का? लेकिन हंसराज भारद्वाज जैसे सीनियर कांग्रेसी नेता ने खुले तौर पर अपनी ही पार्टी की इस रणनीति को गलत करार दिया है। इससे असहज हुई कांग्रेस ने अब उन्हें संयम बरतने की सलाह दी है। Our only advisory would be that if he has the larger interest of the party, he would talk at the party forums, and these kind of advisories that we have been saying from time to time, it would be useful for the party if such views are expressed in the party fora. हालांकि बीजेपी ने अभी तक ललित मोदी मामले में विवादों के बावजूद अपने सभी नेताओं का पुरजोर बचाव किया है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि 2 हफ्ते बाद शुरू हो रहे मानसून सत्र तक इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा का जिम्मा CISF को देने के मसले पर केरल सरकार की राय जानने के लिए नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की अगुवाई वाली पीठ ने तमिलनाडु के अनुरोध पर नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु की याचिका में केरल सरकार को नए बांध के निर्माण के लिए पर्यावरण और वन विभाग से पर्यावरण की मंजूरी हासिल करने की अनुमति न देने की मांग की गई है। तमिलनाडु सरकार ने 20 फरवरी को याचिका दाखिल कर मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा के लिए CISF को तैनात किए जाने की मांग की थी। बांध की सुरक्षा का जिम्मा फिलहाल केरल पुलिस के पास है। सरकारी कार्रवाई की वजह से बिहार में करीब 1,500 टीचर नौकरी छोड़ चुके हैं और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि फर्जी डिग्रीधारी टीचर अगर कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो खुद ही नौकरी छोड़ दें, और इसके बाद शिक्षा विभाग में इस्तीफों की बाढ़ आ गई। बिहार के प्राथमिक शिक्षा विभाग में इन दिनों इस्तीफों की लाइन लगी है। 1400 शिक्षक इस्तीफा दे चुके हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है।
सरकार ने कहा है कि 8 जुलाई के बाद अगर कोई फर्जी डिग्रीधारी नौकरी करता पाया गया तो न सिर्फ उसकी नौकरी जाएगी बल्कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उससे अभी तक दी गई तनख्वाह और दूसरे भत्तों की वसूली भी की जाएगी। कितने लोगों ने सेवा का त्याग किया है या नहीं किया है, या वो संख्या कितनी है, या 8 जुलाई के बाद ही बता पाना संभव होगा। इससे पहले एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्रियों के बल पर नौकरी कर रहे शिक्षकों से कहा था कि इस्तीफा देकर वो कानून के शिकंजे से बच सकते हैं। विभाग लगातार जांच करवा रहा है। उस जांच में जो गड़बड़ी पूर्व में पाई गई थी या लोग कोई सेवा छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए, उस तरह के व्यक्ति हैं। 1400 जो फिगर आया है कहीं मीडिया में, वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पूर्व का फिगर है। बिहार में 3.5 लाख से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक हैं। इनमें से कई पर फर्जी डिग्रियां लगाकर नौकरी हासिल करने का आरोप है। राज्य सरकार सतर्कता विभाग से पहले ही इन टीचरों की योग्यता की जांच करने के लिए कह चुकी है। सतर्कता विभाग ने 8 डीएसपी और 38 निरीक्षकों को जांच के काम में लगा रखा है। सभी शिक्षकों की डिग्रियां जांचने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 देशों की रणनीतिक यात्रा पर 6 जुलाई को रवाना होंगे। 8 दिनों की उनकी यात्रा मध्य एशिया के 5 देश उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय स्तर की होगी। नरेंद्र मोदी रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में भी शामिल होंगे। उनके इस यात्रा के दौरान भारत को शंघाई सहयोग संगठन की स्थायी सदस्यता भी मिल सकती है। पाकिस्तान भी इस संगठन का स्थायी सदस्य बन सकता है। On the 8th and 9th of July, the 7th BRICS Summit is going to be held. As you can imagine, the Prime Minister is leading the Indian delegation to the summit. The manner in which the summit will unfold is the following. On the 8th, the leaders are going to meet in an informal milieu over dinner. अमेरिका भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। पेंटागन ने 2015 के लिए राष्ट्रीय सैन्य रणनीति रिपोर्ट में कहा है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा पैदा करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्रीय शांति कायम रखने के लिए अमेरिका भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कदम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। साथ ही माना गया है कि दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर चीन का दावा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक नहीं है। अमेरिकी रिपोर्ट में रूस पर भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की बात कही गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे ग्रीस की माली हालत पर आईएमएफ ने नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि संकट से निकलने के लिए ग्रीस को अगले 3 साल में 50 अरब यूरो की दरकार होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीस की जीडीपी विकास दर 2.5% से नीचे गिरकर 0 पर पहुंच सकती है। ग्रीस में रविवार को जनमत संग्रह से पहले आईएमएफ ने देश की अर्थव्यवस्था पर अहम रिपोर्ट जारी की है। आईएमएफ ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए ग्रीस को अगले 3 साल में 50 अरब यूरो की जरूरत होगी। इसके साथ ही ग्रीस का कर्ज भी माफ करना होगा। इस बीच ग्रीस में जनमत संग्रह को लेकर जोश साफ देखा जा सकता है। लोग जानते हैं कि उनके वोट पर ही देश का भविष्य टिका है। Εγώ υπολογίζω ότι το όχι θα είναι πάνω από 65-70. Εγώ εύχομαι προσωπικά να κερδίσει το ναι, για το καλό της Ελλάδας, όχι για αυτά τα κτίνη. ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने दावा किया है कि यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव खारिज होने पर नया करार आसान हो जाएगा। Οι τράπεζες θα ανοίξουν είτε με μια συμφωνία, αν υπερισχύσει το ναι, η οποία δεν θα είναι βιώσιμη, αλλά αν αυτή είναι η επιλογή του ελληνικού λαού, είτε από φόβο, είτε από πίεση, είτε από επιλογή, θα τη σεβαστούμε। रविवार को होने वाले जनमत संग्रह के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। यूरोजोन में रहने के पक्षधर और पूंजीवाद के विरोधी सभी लोग अपने अपने पक्ष में रैलियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।